हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? धरनी एजुकेशन में फिर एक बार और आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हम एक छोटी सी जानकारी पढ़ने जा रहे हैं, वो है विसर्ग संधि के बारे में। देखो, विसर्ग संधि के बारे में मैं पहले कुछ नियम लिखा रहा हूँ, क्योंकि अपन ने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तब भी व्यंजन संधि और स्वर संधि, ठीक है, आपको मैंने पहले भी स्वर संधि के एक नियम का वीडियो बनाया था, जैसा कि मैंने आपको कल बता ही दिया था लास्ट में जब व्यंजन संधि अपनी कंप्लीट हुई थी। इसके बाद में हमने एक जो नियम का वीडियो है वो व्यंजन का भी डाल रहा है। इसके बाद में हम एक विसर्ग का भी डाल रहे हैं। देखो, ये क्या है कि मैं ना जब ये इसके नियम बताए थे ना स्वर संधि के, तब हर नियम के मैंने 2 उदाहरण बताए थे। व्यंजन संधि के मैंने आपको 12 से 15 नियम लिखवाए थे ना, तो मैंने इनके हर के 2 या 3 उदाहरण लिखाए थे, ठीक है। अब आज हम क्या कर रहे हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। इसके विसर्ग संधि पढ़ने से पहले हम क्या एक नियम का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम विसर्ग संधि पढ़ लेंगे ना, आपकी जब समझ में आ जाएगी, तो इसके बाद में क्या है कि अब जब आपको विसर्ग संधि पढ़नी है तो आप क्या करोगे, केवल ये जो वीडियो है ना, फिर आपको केवल ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर मैं नियम के साथ साथ आपको कुछ उदाहरण भी बता दूंगा, ठीक है। 2 या 3 में इनके उदाहरण भी बता दूंगा, ताकि आप अगर पूरी विसर्ग संधि ना पढ़कर अगर नियम के साथ ये 2 उदाहरण भी पढ़ लोगे ना, क्योंकि समझने के लिए ना 2 उदाहरण काफ़ी होते हैं, ठीक है। नियम की जो परिभाषा रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग ही पढ़ लेते हो तब भी आपका काम हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि पिछला जो वीडियो है अपने व्यंजन संधि का वो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो व्यंजन संधि विसर्ग संधि के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने पिछले पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, और जैसा मैं सोचता हूँ कि इस तरह से आसान लगता है तो मैं उस तरह से कोशिश करता हूँ कि आपके जल्दी समझ में आने का वो तरीका अपनाऊँ। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि, आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विसर्ग संधि के ऊपर। विसर्ग संधि के ऊपर देखिए दोस्तों, मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो चीज़ मुझे आती है वो चीज़ मैं आपके उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी जितना मैं कर रहा हूँ, अगर आप उतना का आपने किया ना, तो हिंदी व्याकरण का जो आपका जो चैप्टर है वो शायद धीरे धीरे कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि अपने वर्ण विचार हो ही गया है, संधि हो ही जाएगी 2 दिन में, फिर इसके बाद में अपने समास हो ही जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं चाहता ना तो संज्ञा से भी स्टार्ट करता था, यानी कि विकारी से भी कर सकता, संज्ञा पढ़ा सकता था, सर्वनाम पढ़ा सकता था, और विशेषण पढ़ा सकता था, और इसके बाद में मैं चाहता था आपको ये क्रिया वगैरह ये चीज़ें है ना ये पढ़ा सकता था, है ना, यानी कि विकारी शब्द पढ़ा सकता था। लेकिन दोस्तों, आप जब भी यूट्यूब खोलोगे ना, सबसे पहले आपको यही चीज़ मिलेगी, आओ बच्चों संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, हर बंदा पढ़ाता है, मुझे पता। लेकिन अगर आप संधि अगर इसके बारे में डालोगे ना आप व्यवस्थित तरीके से, तो आपको यूट्यूब में बिल्कुल रेयर कंडीशन में आपको इस संधि के वीडियो मिलेंगे और समास के मिलेंगे, क्योंकि ये है ना बिल्कुल सरल। मैं चाहता था पढ़ा देता, हाँ लिखो संज्ञा मूल प्रकार से 3 प्रकार की होती है, फिर इसके 2 भेद होते हैं, फिर इसके 4 नियम लिखा देता, हाँ स्वरनाम लिखो 6 भेद होते हैं, ठीक है, ये इसके नियम होते हैं, विशेषण लिखो ये 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया लिखो ये 3 प्रकार से पढ़ेंगे, पहला लिख दो क्रम के आधार पर, दूसरा लिख दो आप काल के आधार पर, तीसरा लिख दो प्रयोग रचना के आधार पर। बिल्कुल आसान था, लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि मैं कैसे आप तक जो संधि मैंने पढ़ी है वो कैसे मैं आप तक पहुंचा सकूं, इसके लिए मैंने सबसे पहले संधि चुनी है। संधि के बाद में हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन के बाद में हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, और इनके पढ़ने के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्सम, ठीक है, तत्सम और तद्भव, देश विदेश, ये सारे शब्द पढ़ाने के बाद में, ठीक है, फिर मैं आपको लिंग वचन कारक काल ये करवाऊंगा, ये 4 टॉपिक और एक क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों। ये क्रिया विशेषण ये सबसे लास्ट में करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि ये है ना हर कोई बताता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके दिमाग में वही कीड़ा रहेगा जो बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें ना बिल्कुल हट के बताऊंगा आपको। तो अभी जो है ना अपन व्यंजन विसर्ग संधि के जो नियम है वो मैं कुछ लिखा रहा हूँ, 8-10 नियम है, और इनके 2-2 उदाहरण भी लिखा रहा हूँ, और कोशिश ये करूँगा कि अपने जो व्यंजन विसर्ग संधि है इसका आपको 70 से 80% में ये जो नियमों के साथ ही आपको कवर करवा दूँ, ताकि फिर जब हम एक
पहला और दूसरा नियम जो कल पढ़ेंगे ना, उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो विसर्ग संधि क्या कहती है, देखो विसर्ग संधि ये कहती है कि, आसान भाषा में समझिए, विसर्ग संधि ये कहती है कि प्लस से पहले विसर्ग आएगा, ठीक है, लेकिन प्लस के बाद में यदि स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि प्लस से पहले तो विसर्ग आएगा ही नहीं, विसर्ग संधि है तो प्लस से पहले तो विसर्ग आएगा ही, लेकिन विसर्ग के बाद में यदि पहले स्वर आए या पहले व्यंजन आए, लेकिन जो परिवर्तन या विकार, परिवर्तन या विकार होगा वह विसर्ग में ही होगा, ठीक है दोस्तों। स्वर और व्यंजन में कोई भी विकार नहीं होगा, चाहे पहले स्वर आओ चाहे पहले व्यंजन आओ, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा वो किस में होगा, आपके विसर्ग में ही होगा। मैंने इसकी परिभाषा इतनी इसलिए लिखाई है क्योंकि ज़्यादा छोटी परिभाषा रहेगी, वो जल्दी याद करने में आसान रहेगा, नहीं तो मैं चाहता तो लिखा था कि प्लस से पहले विसर्ग आए, यानी कि विसर्ग के बाद में यदि स्वर आए या व्यंजन आए, लेकिन उसके उच्चारण और परिवर्तन में जो विकार होगा वो किस में होगा, विसर्ग में ही होगा, ठीक है, परिवर्तन और विकार होगा। अब परिवर्तन और विकार किस में होगा, एक तो आपके उच्चारण में, या इसी को हम लिख सकते हैं लेखन में, सीधी बात है। उच्चारण और परिवर्तन में किस में होगा, वो विसर्ग में होगा। जब विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है विसर्ग संधि में होगा। अब देखो इसका जो पहला नियम है, ठीक है दोस्तों, ये इसकी बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है कि परिवर्तन व विकार होगा। तो देखिए सबसे पहला नियम, देखो नियम नंबर 1, बिल्कुल बेसिक थ्री से पढ़ा रहा हूँ मैं और बिल्कुल आसान भाषा में। नियम नंबर 1, देखिए दोस्तों नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, क्या हो, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण हो। देखिए दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत गला फाड़ फाड़ के जब वर्ण विचार पढ़ाया था तभी पढ़ाया था कि घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, लेकिन एक शब्द में मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें हमने वहाँ लिखाई थी, 3 चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो घोष कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो ये स्वर होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये स्वर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पंचम वर्ग आता है। और तीसरी बात ये होते हैं आपके ये र ल और व और है होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्लस से पहले तो यदि अ या आ हो और विसर्ग के बाद में घोष वर्ण हो, ठीक है, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल परिभाषा, देखो विसर्ग से पहले अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखाऊंगा तो भी यही रहेगा, और मेरा मानना है कि जितनी चीज़ छोटी होगी ना वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ। और परिभाषा इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आप लिखना भी चाहो तो ऐसे परिभाषा बनेगी। देखो यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए तो जो ये विसर्ग है ना इसका ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसके कुछ उदाहरण लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इसके 2 उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे मैंने तप प्लस में 1, विसर्ग लगाना मत भूलना, ठीक है। और एक मैंने यहाँ लिख दिया मन है धन में बल, ठीक है। और एक और लिख देता हूँ जैसे मन है प्लस में योग, ठीक है दोस्तों, विसर्ग जरूर आएगा। देखो ये क्या कह रहा है कि प्लस से, देखो विसर्ग से पहले अ या आ हो, अब तब में अ की मात्रा है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं, इसमें भी अ की मात्रा है। देखो बाद में ये क्या कह रहा है कि वह होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, देखो ये वह है, ये वह ये रहा, ठीक है, तो ये होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपके ओ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात है, देखो वह,
ब कौन सा होता है, तीसरा वर्ग होता है, ये तीसरा वर्ग ये रहा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके ओ हो जाएगा। इसमें अ है ही, ये ब है ही, और ये अ की मात्रा है ही। देखो अगला नियम ये है, ये अपन ने यहाँ लिख ही दिया, प्लस से पहले अ न में अ की मात्रा दिख ही रही, तो क्या हो जाएगा आपके ओ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं इनको मिला के लिख रहा हूँ, तपो 1। देखिए दोस्तों इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान तरीका और कोई होगा। बता दिया, मनोबल क्या हो जाएगा, मनोबल, और इसके बाद में मनोयोग, मनो प्लस में योग, मनोयोग। ठीक है दोस्तों, ये पहला नियम है इसका, ठीक है। और इसका दूसरा नियम यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि प्लस से पहले यानी विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण नहीं हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ये क्या कह रहा है, देखो नियम नंबर 2, नियम दूसरा ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, घोष, घोष वर्ण हो। ठीक है दोस्तों, विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण नहीं हो, क्या नहीं होना चाहिए, अ या आ वर्ण, अ या आ वर्ण नहीं हो, तो ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग का क्या बन जाता है आपके र। देखिए दोस्तों मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है आयु धन में वेद। देखिए दोस्तों घोष वर्ण मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि ये लिखा है, आप समझ रहे हो, और मैंने पहले वर्ण विचार भी पढ़ा दिया। आयु धन वे, एक शब्द लिखा मैंने, नीह धन में आशा, ठीक है दोस्तों। और एक शब्द लिखा मैंने जैसे नीह धन में अपराध। देखो 3 शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं समझने के लिए, उम्मीद करूंगा कि ये ना आप यही समझ लो। बाकी जब हम ये प्रथम नियम और दूसरा नियम जब पढ़ेंगे ना, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसे मैंने यहाँ सिखाया उसी तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो ये कह रहा है कि विसर्ग से बाद में क्या होना चाहिए, घोष होना चाहिए। देखो वह क्या है आपके घोष है, ठीक है। अ क्या है, अ मान ले तो स्वर है, ठीक है। अ भी क्या है आपके स्वर है, तो यानी कि बाद में तो घोष वर्ण है, बिल्कुल राइट बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग का र हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है आपके लघु ऊ है, यानी कि ये लघु ऊ है। यहाँ पे क्या है आपके ई है, और यहाँ पे भी क्या है आपके ई है, ठीक है दोस्तों। देखो जो कंडीशन ये बता रहा है वो कंडीशन अपना जो उदाहरण है वो फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर जो विसर्ग है इसका अपने अधूरा र हो जाएगा, विसर्ग का अधूरा र हो जाएगा। तो क्या मैं इसको मिलाकर लिख सकता हूँ, आयुर्धन वेद का आयुर्वेद, आयुर्धन वेद का क्या हो जाएगा दोस्तों, आयुर्वेद हो जाएगा। नीर प्लस में आशा, नीह प्लस में आशा का निराशा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला नीर प्लस में नीह धन में अपराध, तो नीर अपराध हो जाएगा, नीर अपराध। देखिए दोस्तों बिल्कुल जितना जो आसान तरीका हो सकता है उतना मैंने बता दिया। ये कह रहा है कि प्लस के यानी विसर्ग के बाद में कोई घोष होना चाहिए, विसर्ग के बाद में घोष लिख दिया। और ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आ वर्ण नहीं होना चाहिए, तो अपने देखो यहाँ लघु ई है, लघु ऊ है, लघु ई है, ठीक है दोस्तों। ये इसके 2 नियम हो गए, और अब हम तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे मेरी उम्मीद है कि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, तो अपन अब तीसरा नियम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा नियम, नियम नंबर 3, ठीक है दोस्तों। और इनको भी मिटा देता हूँ मैं,
ताकि नीचे अपनी जगह बच जाएगी। देखिए दोस्तों, नियम नंबर अपना जो 3 है वो ये क्या आता है कि देखो, ये कहता है कि जो आपके विसर्ग से पहले ए या आ हो। क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ए या आ हो, ठीक है। ये रहा अपना विसर्ग, और इसके बाद में क अथवा प दो वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? क अथवा प वर्ण आ जाए तो क्या होगा? विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये जो चीज है ना, ये विसर्ग, या फिर मैं यह एक चीज लिख देता हूँ इसे एरो निकाल के, ये चीज क्या रह जाएगी आपके? ज्यों का त्यों रह जाएगी, ठीक है। जैसी चीज है वैसी की वैसी ही रह जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ इस शब्द से लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं। मन है धन में कामना, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ये लिखा है मन है धन में कामना, और एक शब्द यहाँ लिख देता हूँ मैं, पै धन में पान, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ लिखा पै धन में पान, और एक लिखते हैं हम प्रातः धन में काल, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये नियम कह रहा है कि प्लस से पहले ए या आ हो। देखो, न में ए की मात्रा है, ये में भी ए की मात्रा है, त में भी ए की मात्रा। कह रहा है कि विसर्ग के बाद में क अथवा प होना चाहिए। यहाँ पे क है, यहाँ पे प है, यहाँ पे भी क है, तो क्या होगा? विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, यानी कि प्लस हट जाएगा और विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। जैसे मन है धन में कामना, ठीक है। क्या हो जाएगा? मन है धन में कामना, और विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। थोड़ा मैं इसको स्पेस देके लिख लेता हूँ। मन है धन में कामना, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। और एक आगे नियम आएगा, विसर्ग यदि प्लस से पहले स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में भी स्वर हो, और आना नहीं चाहिए आपके ए, तो क्या हो जाएगा? आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा। वो नियम भी पढ़ेंगे अपन। पै प्लस में पान, पै धन में पान, ठीक है दोस्तों। अगला है प्रातः धन में काल। आपको पता है जहाँ पर भी हम प्रातः काल लिखते हैं 2 टिप्पणियाँ हम जरूर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि ये तीसरा नियम भी आपके समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में अपन चौथा नियम पढ़ते हैं। देखो, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, ये नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले, ठीक है, विसर्ग से पहले एक तो आपके लघु ई हो, बाद में लघु ऊ हो, अर्थात बाद में क्या होना चाहिए आपके? क, प, फ और मैं हो, तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे, और मैं इसके 2 उदाहरण लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अपने इधर अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने इसके 2 उदाहरण लिखे, जैसे कि मैंने इसके लघु ई और लघु ई ही है, तो मैं जैसे इसके 2 उदाहरण लिखना चाह रहा हूँ। अगर क्या लिखूँ? जैसे मैंने लिखा है आवी धन में कार, ठीक है। एक और लिखा मैंने जैसे आयु धन में मान, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा है वपु है धन में मान, लिख दो वपुष्मान, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल मैंने जो अपने आसान तरीका हो सकता है वो लिखा दिया मैंने, वपुष्मान। देखिए
ये कह रहा है कि प्लस विसर्ग से पहले लघु ई या लघु ऊ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपके लघु ई है, और प्लस के बाद में यानी विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है आपके लघु ऊ है, यहाँ पर भी लघु ऊ है। और प्लस के बाद में क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए, ये रहा कै, ठीक है। और क्या होना चाहिए, पै होना चाहिए, अपने मैं लिख दिया, ठीक है, ये होना चाहिए। चतुष अब यहाँ पे पत भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक काम करो आप यहाँ तीनों उदाहरण एक ही साथ हो जाएंगे, है ना। क्या लिखूं मैं यहाँ, चतु है धन में पत। देखो यहाँ पर क्या है लघु ऊ है, ठीक है, और विसर्ग के बाद में क्या है अपने पै है, तो क्या हो जाएगा आपके मूर्धन्य स हो जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि ये विसर्ग है तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, विसर्ग से पहले लघु ई लघु ऊ, विसर्ग के बाद में कै पै फै मैं हो, तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाए, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। मैंने वर्ण विचार पढ़ाए हैं, उसमें आपको बहुत ही डिटेल से इसको समझाया है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोले जाने वाला शब्द है, ठीक है। अब देखो, तो अब इसका आविष्कार है, तो आविष्कार कैसे लिखूंगा मैं, धन में कार, आविष्कार, ठीक है। आयुष्मान, ये तो अपन बहुत चिमणे का नुक्ता आता है, उसमें देखते हैं आयुष्मान, आयुष्मती और चतुष्पथ, देखिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि जितना बेसिक तरीका हो सकता है मैं वो नियम अपना रहा हूँ, ताकि आपके ना ये नियम का जो वीडियो है इसके अंदर ये व्यंजन संधि विसर्ग संधि आपके पूरी इसी में समझ में आ जाएगी। अगर रह भी गई ना तो मैं इनके एक एक के 10-10 उदाहरण लिखाऊंगा, जिससे आपको स्वर संधि व्यंजन संधि में कोई डाउट नहीं रहा। इसी प्रकार विसर्ग संधि में भी आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या आपने नोट आउट कर लो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपना नियम नंबर 4 हो गया और नियम नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए नियम नंबर 5 क्या कहता है, नियम नंबर 5 ये कह रहा है कि यदि प्लस से पहले स्वर हो, मैंने बताया था ना कि अपन एक नियम पढ़ा था कि प्लस से पहले, देखो ये कह रहा है नियम नंबर 5, यानी कि ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले स्वर हो, क्या हो, विसर्ग से तो पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में भी स्वर ही हो, ठीक है। अर्थात नहीं आना चाहिए, तो कौन सा नहीं आना चाहिए आपके, अ वर्ण, अ वर्ण या अ ऐसे ले लो, स्वर नहीं आना चाहिए, स्वर नहीं हो तो विसर्ग है ना, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का यहाँ लोप, विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये जो नियम मैंने लिखा है, चाहूँ तो मैं इसको डेफिनेशन परिभाषा में लिखाऊंगा, लेकिन आपके 4 लाइन में इसकी परिभाषा है। ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में भी स्वर हो, लेकिन नहीं आना चाहिए आपके अस्वर नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है आपके लोप हो जाता है। तो अब मैं जैसे यहाँ कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है, जैसे कि तत् धन में एव, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने लिखा है पै धन में इच्छा, ठीक है दोस्तों। और एक मैंने लिख दिया जैसे पै धन में आदि। देखिए दोस्तों, अब देखो नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले स्वर हो। अब देखो ये क्या है, इसके अंदर मात्रा लगी हुई स्वर है ही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसके बाद में स्वर हो और इसके बाद में ई है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ई है। यही जो नियम है अपने, तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और बाद में आने वाला स्वर एक ही साथ लिखा जाएगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन ये होगी कि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में भी आपके स्वर हो, लेकिन अ वर्ग नहीं आना चाहिए, अर्थात जो बाद में आने वाला शब्द है वो एक साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है।
यानी कि कैसे लिखेंगे हम इसको, तत् दन में एव। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। पय दन में इच्छा, यानी पय इच्छा नहीं करेंगे इसको, पय दन में इच्छा, पय दन में आदि, पयादि नहीं करेंगे, पय दन में आदि, ये ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि नियम नंबर 6 भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। यानी कि ये कह रहा है कि प्लस, यानी कि जो ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में भी स्वर हो, लेकिन अवर्ण नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग का आपके लोप हो जाता है। जैसे मैंने तत धन एव लिखा, यानी कि बाद में क्या है, ये अ नहीं है, ए है, ई है और आ है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और बाद में आने वाला सब एक साथ ही लिखा जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि नियम नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा। तो हम जो अगला नियम है, नियम नंबर 6, 7, 8 एक ही साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, 6, 7, 8 बिल्कुल सिंपल नियम है। आपके दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, एक ही साथ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, तीनों से वाले नियम है, वो भी पढ़ा दूंगा। और उसके बाद में एक नियम बच जाएगा कि यानी कि विसर्ग से पहले यदि लघु ई, लघु ऊ हो और बाद में यदि आपके र वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, यदि र वर्ण आ जाए, तो लघु ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है और लघु ऊ दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, पहली बात, नियम नंबर 6। ठीक है दोस्तों, ये नियम नंबर 6। अब ये कहता है कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग के बाद में च, छ और इसको बोलते हैं तालव्य स। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होंगे, तो ये जो विसर्ग है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आपके तालव्य से, तालव्य, तालव्य से हो जाता है। इसी के अगला नियम नंबर 8, नियम नंबर 7 है ना, 6 ये है, तो नियम नंबर 7 ये कहता है, नियम नंबर 7 ये कहता है कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग के बाद में ट, ठ और मूर्धन्य स होंगे, तो विसर्ग का आपके मूर्धन्य स ही हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको कल व्यंजन में लिखा था कि प जैसा ही स आ जाता है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, इसको बोलते हैं पुन मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, और अंतिम रह जाता है आपका नियम नंबर 8, और नियम नंबर 8 ये कहता है कि भाई साहब प्लस से पहले, यानी कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, विसर्ग के बाद में आपके द अथवा थ, त और दंत्य स ये आए, तो विसर्ग का भी दंत्य स ही हो जाता है, इसको बोलते हैं दंत्य स, इसको बोलते हैं दंत्य स। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 6 कहता है कि विसर्ग से, यानी कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद में च, छ अथवा स आएंगे, तो ये जो स है इसी का, जैसे आप तो ये समझ लो कि बाद में आने वाला स ही आपके मिल जाएगा और अधूरा रहेगा। ठीक है, विसर्ग से पहले कुछ भी हो, विसर्ग के बाद में आपके ट, ठ और मूर्धन्य से आए, तो विसर्ग का भी मूर्धन्य से हो जाता है। और अगला नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले कुछ हो और बाद में विसर्ग से बाद में त अथवा थ अथवा स हो, यानी कि तालव्य दंत्य स हो जाता है। अब जैसे मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसे कि कन प्लस में चित्त। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ लिखा है नी है, तन में छल, और जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि दू है, धन में, अब मैंने जैसे कि शासन, दुशासन, है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल छोटी सी बात है कि विसर्ग या इससे पहले कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग के बाद में यदि क्या हो, च हो, ये देखो विसर्ग के बाद में च हो, विसर्ग के बाद में क्या, छ हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, स हो, जो ये विसर्ग है, विसर्ग की जगह आपका जो आपका तालव्य स है, इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, या इसका आगम हो जाता है।
तो दोस्तों ये जो विसर्ग है, विसर्ग की जगह मैं अधूरा स लिख दूंगा। तो कैसे लिखूंगा, ये क है, ये स आ गया, ये हो जाएगा किंचित। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार निश्चल, नी है धन में, निश्चल, ये हो गया आपका निश्चल। उसी प्रकार दुशासन, देखो अब ये स है ना, तो इसके जैसा ही स आ जाएगा, यानी कि दुशासन। देखो दोस्तों बिल्कुल जितना बेसिक लेवल हो सकता है ना, वो बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। विसर्ग के स्थान पर आपको ताल्लुक विषय करना, ये ताल्लुक विषय। विसर्ग के स्थान यदि छ आ जाए तो आपको ताल्लुक विषय करना, यदि छ आ जाए विसर्ग से पहले कुछ भी हो, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। और ऐसे में यहाँ कुछ और इसके उदाहरण लिख रहा हूँ। देखो इसके मैं जैसे 2 उदाहरण लिख रहा हूँ। 2 उदाहरण कैसे लिख रहा हूँ, जैसे मैं चत्तु है धन में टीका, चत्तु है धन में टीका। और एक मैंने लिखा है चत्तु है, यानी विसर्ग आएगा बीच में ना, विसर्ग धन में षष्ठी। देखिए दोस्तों यही आएगा ना, तो आपके जो टी है इसमें टी बड़ा आएगा, टी छोटा नहीं आता है, टी बड़ा आएगा। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले कुछ भी अपने से कोई लेने देने, लेकिन विसर्ग के बाद में यदि ठ ठ अथवा मूर्धन्य स आए तो मूर्धन्य स हो जाता। देखो ये है ठ, ये है स, तो ये जो आपके विसर्ग है ये मूर्धन्य स का रूप ले लेगा, यानी मूर्धन्य स का आगम हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं इनको, जैसे ये चतु धन में टीका, चतुष टीका, और चतु धन में षष्ठी। तो देखो ये तो स है ही है, तो अपने जो स का आगम होगा ये अधूरा लिखा जाएगा और ये पूरा स, फिर आगे षष्ठी। ठीक है दोस्तों, चतु है धन में षष्ठी। जैसे अब आगे है आपके दंत्य स, यानी कि ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले कुछ भी हो, लेकिन विसर्ग के बाद में दैथ है, तैथ है और स होगा तो आपके दंत्य स का आगम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 नंबर, 3 उदाहरण लिख रहा हूँ, तीनों के अलग अलग उदाहरण लिखूंगा। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा है नमस्ते, नमः धन में ते। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार दूसरा लिखा है मैंने बही धन में थल। ठीक है। और इसका तीसरा लिख रहा हूँ, जैसे मैं सु प्लस में शासन। ठीक है, या फिर कर लो आपके दुस्साहस, सु प्लस में दुस्साहस आएगा, है ना, दुधन में साहस। देखिए दोस्तों मैं उदाहरण भी वही लेके आया हूँ जो अपना नियम कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग करेंगे। देखो विसर्ग से पहले कुछ भी अपने कोई देना लेना नहीं है, लेकिन विसर्ग से बाद में यदि त आए तो विसर्ग से पहले यदि त आए तो विसर्ग का आपके दंत्य स हो जाता है। विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद में यदि थ आए तो दंत्य स हो जाता है। विसर्ग से पहले यदि स आए तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा स। अब देखिए नमस्ते आपके दंत्य स का आगम हो जाएगा, तो मैं कैसे लिखूंगा नमस्ते को, ये देखें नमस्ते, नमस्ते लिख दिया। बहिस्थल कैसे लिखूंगा मैं, बहिस धन में थल। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार दुस्साहस, अब देखो ये आगे दु, ये दूरा स, आगे पूरा साहस। देखिए दोस्तों बिल्कुल जितना बेसिक हो सकता है इससे ज़्यादा और कोई नहीं होगा। मेरा मानना है कि अगर आपने नियम वाले वीडियो के साथ ही अगर आपने पूरी शिद्दत से पढ़ लिया ना, तो आपका कल्याण इसी के अंदर है। देखो तीनों से वाले नियम मैंने लिखा दिए, अब एक अंतिम नियम बचता है। अंतिम नियम कौन सा है उसको मैं यहीं पर समझा देता हूँ। नियम नंबर 6, 7 और अपना आप इनके जल्दी से जल्दी नोट्स बना लो। और एक बार आप, अगर आपको विश्वास नहीं होना, अगर एक बार आपने अगर कहीं पढ़ी हो हिंदी
उस हिंदी व्याकरण से और ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस हिंदी व्याकरण से आप तुलना कर लेना। अगर आपको इसमें अगर कोई डाउट वाली चीज़ हो तो फिर आप मुझे कमेंट को में करके बताना कि इसमें डाउट की चीज़ है। देखिए नियम नंबर अपना अंतिम कहता है कि यानी कि 8 9, नियम नंबर अपना 9 कहता है। नियम नंबर 9 ये कहता है कि देखो, या तो किससे पहले, विसर्ग से पहले लघु ई या लघु ऊ हो और विसर्ग के बाद में यदि र आ जाए, ठीक है, तो ये लघु ई है, ये तो बदल जाएगी आपके दीर्घ ऊ में, और ये है लघु ऊ, ये बदल जाएगा आपका दीर्घ ऊ में। जैसे मैं इसके उदाहरण लिखता हूँ, जैसे मैंने इसका उदाहरण लिखा है, जैसे कि नी है धन में रज, ठीक है, या फिर आप इसका बोल लो नी है धन में रव, और एक ये ले लो आप नी है धन में रस, ठीक है दोस्तों। एक ऊ वाला ले लो आप, ऊ वाला भी लिख लो आपके, दू है धन में, दू है प्लस में रम्य, दू है प्लस में रम्य, और एक अंतिम ले लो आपके, दू है प्लस में राज। देखिए दोस्तों, अब मैं हर चीज़ के दो दो उदाहरण लिखा दिया और हर चीज़ को मैंने नियम के अकॉर्डिंग बता दिया है, बिल्कुल डिटेल से, कैसे कौन से स्थान पर आपको कौन सा चिन्ह लगाना, नियम जो कहे वो का वो करना। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले यदि लघु ई या लघु ऊ हो, देखिए ये रहा विसर्ग, विसर्ग से पहले आपके लघु ई या लघु ऊ, तो यहाँ पर आपके लघु ई है, क्या है, लघु ई है, और विसर्ग के बाद में यदि र हो तो ये कह रहा है कि लघु ई दीर्घ ई में बदल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको नीरव को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, निक नहीं है, नीरव है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले, यानी कि ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले आपके लघु ई है और विसर्ग के बाद में आपके र है, तो ये आपके दीर्घ ई में बदल जाएगी, तो इसका हो जाएगा आपके नीरस, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार दुरम्य, यानी कि ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले लघु ऊ हो, लघु ऊ, और विसर्ग के बाद में र हो तो दीर्घ ऊ में बदल जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दुरम्य, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार विसर्ग से पहले लघु ऊ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद में आपके र हो तो दीर्घ ऊ में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों, दो राज, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं ना कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा मगर ये हौसला कहता है देख लेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि अपने जो चल रही है विसर्ग संधि के नियम, मैंने इसके आपको 9 नियम लिखा दिए हैं, ठीक है दोस्तों, 9 10 जो भी है ये नियम मैंने लिखा दिए हैं। अगर आपने ये नियम वाला वीडियो पढ़ लिया, अगर देख लिया, इसको आपने 2 बार भी देख लिया, तो हर जो नियम है उसके मैंने 4 उदाहरण, 2 उदाहरण लिखा है। अगर इसने आपने इसको यहीं पर पढ़ लिया ना, तो आपके ना 70 से 80% कवर यहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, हर उदाहरण को बता रहा हूँ कि विसर्ग से पहले यदि लघु ई आए तो विसर्ग के बाद में यदि र आए तो वो आपके दीर्घ ई में बदल जाता है। इसी प्रकार जितने भी अपने पिछले पढ़े हैं वो इसी आधार पर पढ़े हैं। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो नियम वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करना, शेयर करना, और कल हम मिलते हैं प्रथम नियम और दूसरा नियम के बारे में, ठीक है। प्रथम नियम और दूसरा नियम पढ़ेंगे, और आप भी प्रथम और द्वितीय नियम है इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ताकि हमारे समझने में आसानी आएगी। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।